So hello guys, get ready for our next work. Last time हमने टॉपिक 3.1 कंप्लीट किया था और now we are going to complete and understand topic 3.2 and the topic is hunger, hardship and popular revolt. First of all understand the meaning of heading. इसका मतलब है भूख, मेहनत और लोकप्रिय विद्रोह। तो आइए देखते हैं इस हेडिंग की तरफ, पढ़ते हैं। और इन चीज़ों में अगर कुछ भी आपको समझ ना आ रहा हो या फिर कोई कंटेंट, कोई मटेरियल चाहिए आपको, नोट्स या कोई और चीज़ें, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें। तो देखते हैं, इस टॉपिक को पढ़ते हैं। सन 1830 जो साल था वो यूरोप के लिए एक महान आर्थिक कठिनाई का सामना करने वाला साल था। शुरुआती 50 सालों में, यानी जो 19 सेंचुरी की फर्स्ट हाफ बेल्ट थी, यानी 50 ईयर्स, यानी हम कह सकते हैं 1801 से 1850, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या बढ़ी पूरे यूरोप में। और कई देशों में जो रोज़गार थे उससे कई गुना रोज़गार मांगने वाले थे। यानी हम ये कह सकते हैं कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ी, जबकि रोज़गार कम था। ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनसंख्या थी, अब वो रोज़गार की वजह से वो शहर की तरफ आ रही थी। अब चूँकि शहर में तो जगह लिमिटेड है, वहाँ तो इतने ज़्यादा घर बन नहीं सकते, तो ये लोग शहर के बाहर स्लम्स में, यानी शहर से कुछ दूरी पर स्लम्स में यानी झोपड़ियों में रहते थे। जो छोटे उपभोक्ता थे, प्रोड्यूसर, उत्पादक थे कस्बे में, उन्हें कई बार तगड़ा कंपटीशन करना पड़ता था। जो सामान इंग्लैंड से आता था मशीनों द्वारा बनकर, क्योंकि मशीन जो है वो मास प्रोडक्शन करती है, तो उसमें लागत भी कम लगती है, तो उसकी कीमत भी कम होती है। और इन लोगों को सेपरेट वर्क करना था, सेपरेट चीज़ें रेडी करनी थी, तो उसमें लागत भी ज़्यादा, तो ये उनका सामना नहीं कर पा रहे थे जो छोटे उत्पादक थे। जहाँ पर इंग्लैंड में ऐसा था कि औद्योगिकरण जो था वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका था। और विशेष तौर पर टेक्सटाइल प्रोडक्शन मतलब वस्त्र उद्योग में, जहाँ पर छोटे छोटे वर्कशॉप्स थे और हर काम मशीनाइज था, यानी मशीनों के द्वारा होता था। जहाँ पर यूरोप के अंदर, जहाँ एरिस्टोक्रेसी अभी भी पावर, एरिस्टोक्रेसी को हम कह सकते हैं निरंकुश शासन, और ये अभी भी सत्ता का आनंद उठा रहे थे। किसानों को संघर्ष करना पड़ रहा था। संघर्ष किससे करना पड़ रहा था? जो उनकी पुराने बकाया, जैसे किसी को हम टैक्स देते हैं या किसी से उधार लेते हैं, तो ये किसान जो थे वो कर्जे में डूबे थे। और ये बड़े लोगों का, मतलब हम कह सकते हैं कि अपने से ऊंचे तबके के लोगों का आदर करते थे, उनकी आज्ञा मानते थे, तो ये इसी बोझ तले दबे रहते थे। और जब एक साल बुरी फसल हुई और खाने की कीमतें बढ़ गईं, तो इससे कस्बे और पूरे देश में कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में भुखमरी का माहौल पैदा हो गया। सन 1848 ऐसा ही एक साल था, 1848। फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। अब जब खाने की कमी हो जाएगी और इतना ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ेगी, तो इसकी वजह से जनसंख्या तो असंतुष्ट होगी ही। तो इसी कारण की वजह से जो पेरिस के लोग थे वो सड़कों पर आ गए थे। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वर फोर्स टू फ्ली। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड मतलब जो, जहाँ पर लोगों को रोका जा सकता था, बैरिकेडिंग जिसे कहते हैं, तो उसे लोगों ने तोड़ दिया और लुइस फिलिप जो थे उनको वहाँ से भागना पड़ा। एक राष्ट्रीय सभा घोषित हुई, आ रिपब्लिक ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स, और यहीं से सभी जितने भी मेल्स थे जिनकी उम्र 21 साल के ऊपर थी, इनको वोट देने का अधिकार दिया गया। और ये भी कहा गया कि उन्हें काम करने का अधिकार भी मिलेगा, मतलब उन्हें जॉब भी दी जाएगी। नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप, यानी एक राष्ट्रीय कार्यसभा बनाई गई जो इन लोगों को रोज़गार देने के लिए बनाई गई थी। शुरुआत में 1845 में, यानी 1845 में, जो बुनकर थे सिलिसिया में, इन्होंने एक विद्रोह किया था ठेकेदारों के ख़िलाफ़। क्यों किया था? क्योंकि ये लोग जो ठेकेदार थे वो रॉ मटेरियल जो थे उनको सप्लाई करते थे और उनको फिनिश करने का आदेश देते थे, लेकिन
उनकी जो पेमेंट्स थी वो धीरे धीरे उन्होंने कम कर दी। मतलब कोई काम किसी को दिया जाए, पहले उसको उसमें कह सकते हैं 10 रुपये दिए जाएं और फिर उसको उसी में 8 रुपये दिए जाएं उसी काम के लिए। तो इससे जो है लोगों में असंतुष्टि आ गई थी। और जो जर्नलिस्ट थे वॉल्फ, उन्होंने सिलिसिया गांव के में जो भी घटनाएं हुई उसको निम्नलिखित तरीके से डिस्क्राइब किया है। देखते हैं। इन गांव में, जिनमें कि लगभग 18,000 निवासी हैं, कॉटन बुनाई का काम सबसे ज़्यादा करने वाले लोग यहीं पर हैं। यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो कॉटन बुनाई का होता है। तो जो दयनीय स्थिति थी वर्करों की, कर्मचारियों की, वो बहुत ही ज़्यादा थी। The desperate need for jobs has been taken advantages of by the in contractor to reduce the price of goods they order। यानी जो बहुत ज़्यादा नौकरियों की ज़रूरत थी और इसी का लाभ उठा करके जो ठेकेदार थे वो गुड्स की कीमत को कम करते जा रहे थे। जैसे आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए कोई फैक्ट्री किसी जगह सेटअप हो रही है, अगर वहाँ पर कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर लोग पेमेंट्स कम देंगे, और अगर वहाँ पर कर्मचारियों की संख्या कम है तो फिर लोग उसी हिसाब से पेमेंट करते हैं, क्योंकि कर्मचारियों का अकाल है या कमी है, इस तरीके से। तो चूँकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग यही काम करते थे तो इसलिए इनकी पेमेंट्स जो थी वो कम कर देते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर ये नहीं करेंगे तो कोई दूसरा इस काम के लिए रेडी हो जाएगा। तो 4 जून को 2 बजे एक बुनकरों की बहुत बड़ी भीड़ अपने घरों से निकली और पदयात्रा करते हुए अपने ठेकेदार के मेंशन यानी महल में, या हम कह सकते हैं बंगले में जो है गई, और वहाँ पर वो गुहार लगा रही थी, डिमांड कर रही थी ज़्यादा तनख्वाह की। तो दे वर ट्रीटेड विद स्कॉर्न एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली, यानी लगातार उन्हें डर और धमकियाँ मिल रही थीं। इसी के बाद उनमें से ही कुछ लोगों का समूह ज़बरदस्ती उस घर में घुस गया, खिड़कियां तोड़ दी, फर्नीचर तोड़ दिया, और दूसरा जो समूह था वो स्टोर हाउस में चला गया और जहां पर कपड़े वगैरह थे वो उन्होंने ले लिए। द कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विद हिज फैमिली, यानी जो ठेकेदार था उसको अपने परिवार के साथ भागना पड़ा पास के विलेज में, और उन लोगों ने भी उसको शरण देने से मना कर दिया जिस गांव में वो भागा था। तो फिर वो वापस आया 24 घंटे बाद सेना के साथ में, और इसी आदान प्रदान में जो 11 वीवर्स थे उनको गोली मार दी गई, 11 बुनकरों को, इसी लेन देन में। तो ये हमारा दोस्तों टॉपिक नंबर 3.2 था। नाउ वी आर गोइंग टू रीड टॉपिक नंबर 3.3। 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ लाइबरल्स। लाइबरल्स का मतलब होता है उदारवादी, जो थोड़ा चेंजेबल मूड्स के होते हैं, उन्हें हम लाइबरल्स कहते हैं, उदार। तो parallel to the revolt of poor, unemployed and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by educated middle class was underway। यानी जब गरीबों ने विद्रोह किया बेरोजगारी को लेकर के, भूखे किसानों ने विद्रोह किया, कर्मचारियों ने कई यूरोपियन देशों में विद्रोह किया 1848 में, इसी समय एक पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय लोगों के समूह ने एक विद्रोह तैयार किया। Events of February 1848 in France had brought about abdictions of monarchs and a republic-based universal male suffrage had been proclaimed। यानी कई सारी घटनाएं फरवरी 1848 में हुई फ्रांस में, जिसमें मोनार्चियों का सफाया हुआ और एक गणतंत्र राज्य स्थापित हुआ जिसमें सभी पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला। यूरोप के दूसरों हिस्सों में जब इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स जो थे वो तब थे भी नहीं एक्चुअल में, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, तब महिला और पुरुष जो थे लिबरल मिडिल क्लास के, वो एक साथ जुड़ गए और उनकी मांग थी कि उनका जो राष्ट्रीय एकीकरण हो, जो अलग अलग देश मिलकर के एकता के सूत्र में बने, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन होना चाहिए, यानी उसमें संविधान होना चाहिए, संविधानीकरण होना चाहिए उसका। तो उन्होंने इसी विद्रोह को सहारा लेते हुए मांग रखी कि एक ऐसा
नेशन स्टेट बने जो कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स को मानता हो, मतलब जिसमें एक संविधान हो, जिसमें लोगों को प्रेस की आज़ादी हो, मतलब जो सच हो उसे छाप सकें, और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यानी संगठन या दल बनाने की जो आज़ादी होती है वो भी लोगों को मिले। इन द जर्मन रीजन्स a large number of political associations whose members were middle class professionals, businessmen, prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly। यानी जर्मन के क्षेत्रों में मतलब कई संख्या में जो राजनीतिक संगठन थे जिनके सदस्य अधिकतर प्रोफेशनल्स थे, व्यवसायी थे, बिजनेसमैन थे और समृद्ध थे, ये लोग एक साथ आए फ्रैंकफर्ट शहर में और इन्होंने निर्णय लिया कि ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट देते हैं। 18 मई 1948 को 831 चुने हुए प्रतिनिधि जो थे वो पदयात्रा करते हुए इस धरने में गए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, चर्च ऑफ सेंट पाउल में। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उन्होंने एक संविधान की संरचना की जर्मन देश के लिए, जिसमें हेडेड बाई अ मोनार्ची सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट, मतलब जिसमें पहले राजशाही होगा और अब वो पार्लियामेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट अपनाएंगे। व्हेन द डेप्यूटीज ऑफर्ड द क्राउन ऑन दीज टर्म्स टू फ्रैंकफर्ट विल्हेम फोर्थ किंग ऑफ प्रशा, ही रिजेक्टेड एंड ज्वाइंड अदर मोनार्क्स टू अपोर्ट द इलेक्टेड असेंबली। जब ये सारा प्रस्ताव उन्होंने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ के सामने पेश किया तो उन्होंने इसको निगलेक्ट कर दिया और उन्होंने दूसरे जो राजा थे उनको भी अपने साथ मिला लिया कि वो इसका विरोध करें। While the opposition of aristocracy and military become stronger, the social basis of parliament crowded। यानी जब विद्रोही लोग थे अरिस्टोक्रेसी के और मिलिट्री के, जब वो लोग मजबूत हो गए तो पार्लियामेंट का जो सामाजिक आधार था वो बनाया गया। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास, और जो पार्लियामेंट का आधार बनाया गया था, जो पार्लियामेंट रूप की सरकार चलनी थी, उसका जो वर्चस्व, उसमें जो ज़्यादा अधिकार दिए गए वो मिडिल क्लास लोगों को दिए गए। हु रेजिस्टेड द डिमांड ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिशियंस एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट दियर सपोर्ट, जिन्होंने वर्कर्स और आर्टिशियंस की मांगों को मना कर दिया और अपना सपोर्ट उन लोगों को नहीं मिल पाया। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड, अंत में सेनाओं को बुलाया गया और असेंबली को डिसबैंड यानी भंग किया गया, उस सभा को ख़त्म कर दिया गया। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वॉज अ कॉन्ट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर्स। यानी ऐसे ही एक मुद्दा चला था महिलाओं के अधिकारों को लेकर, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वोट देने का अधिकार एक तो पहले केवल कुछ लोगों को था जिनके पास संपत्ति होती थी, पुरुषों को, फिर धीरे धीरे सभी पुरुषों को मिला और फिर धीरे धीरे महिलाओं को मिलना शुरू हुआ। तो इसी क्रम में पहले महिलाओं को अधिकार नहीं था, तो ऐसा ही एक लिबरल मूवमेंट चलाया गया महिलाओं के लिए, जिसमें बहुत ज़्यादा महिलाओं ने सालों तक संघर्ष किया। वुमेन हैड फॉर्म्ड दियर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, महिलाओं ने खुद अपने राजनीतिक दल बनाए और अखबार खुद उसमें लिखा, आर्टिकल्स लिखे और कई राजनीतिक सभाओं में और धरनों में उन्होंने हिस्सा लिया। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड, फिर भी उनको नज़रअंदाज किया गया। सफ्रेज राइट्स, उन्हें वोट देने के अधिकार नहीं दिए गए। सभा के चुनाव के समय जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो थी वो सेंट पॉल के चर्च में लगी, सभा चालू हुई, वुमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी। तो उसमें महिलाओं को केवल इतनी अनुमति थी कि वो केवल विजिटर की गैलरी में खड़े हो सकती हैं और उस सभा को चलते हुए देख सकती हैं। तो चूँकि जो कंजर्वेटिव दबाव थे वो लिबरल मूवमेंट्स को 1848 से दबा रहे थे। दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, कंजर्वेटिव जो दबाव थे वो पुराना जो समय चल रहा था उस समय को वापस नहीं ला पा रहे थे। मोनार्क्स वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट द साइकिल ऑफ रिवोल्यूशन एंड रिप्रेशन कुड ओनली बी एंडेड बाई ग्रांटिंग कॉन्सेशंस टू लिबरल नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरीज। यानी जो मोनार्च, जो राजा लोग थे, शुरुआत में वो ये समझ रहे थे कि ये क्रांति और दबाव वाली
जो चक्र है वो केवल तभी ख़त्म किया जा सकता है जब उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को उनकी छूट वो जो मांग रहे हैं उसको पूरा कर जाए। इसलिए 1848 के सालों में जो ऑटोक्रेटिक मोनार्ची थी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की, वो बदलाव लाने लगी धीरे धीरे। यूरोप के वेस्टर्न पार्ट में 1815 से पहले जो पहले थे 1815 के, तो 10 सर्फडम एंड बाउंडेड लेबर वर एबॉलिश्ड, यानी जो बंधुआ मजदूरी वगैरह थी वो ख़त्म कर दी गई। हैब्सबर्ग डोमिनेशंस एंड रशिया, यानी हैब्सबर्ग एम्पायर में और रशिया में हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस इन 1867, यानी 1867 में हैब्सबर्ग एम्पायर ने ज़्यादा स्वेच्छा से अधिकार दे दिए हंगेरियंस को, यानी हंगरी में रहने वाले लोगों को। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा 3 टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, 3.1, 3.2 और 3.3। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो 4 नंबर है, द मेकिंग ऑफ जर्मनी इटली। तो अगर आप कल का वीडियो अच्छे से समझना चाहते हैं तो कोशिश करें कि इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से पढ़ लें, और जो टॉपिक का वीडियो मैं अभी भेज रहा हूँ अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं। अगर कोई ना समझ में आए या कुछ हो तो ज़रूर उसे सेंड करें। हैव अ नाइस डे।